हेलो बच्चों, आज हमारा ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का लास्ट लेक्चर वीडियो है। इसके ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो चुके हैं। एक लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो चलिए इसको पढ़ते हैं हम लोग कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है। इसके लिए पहले आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्लियर होनी चाहिए। तो जिन लोगों को वो क्लियर नहीं है वो आप लोग इसके पहले वाला लेक्चर वीडियो भी खूब अच्छे से देख लीजिए। नहीं समझ में आता तो मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आई विल रिप्लाई यू। और उसके बाद फिर आप लोग इसको पढ़िए तो ये और अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में हम लोगों ने देखा था कि जैसे ही लिगैंड सेंट्रल मेटल आयन को अप्रोच करता है तभी क्या होता है कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं उन ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग हो जाती है। क्योंकि जैसे ही लिगैंड अप्रोच करता है तो सेंट्रल मेटल आयन के जो डी ऑर्बिटल्स हैं, जो लिगैंड जिन डी ऑर्बिटल्स का एक्सिस लिगैंड के अलोंग लाई करता है, उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी हाई हो जाती है। और जिन ऑर्बिटल्स जो हैं वो लिगैंड्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, उनकी एनर्जी कंपैरेटिवली लो रहती है। इसी कारण से दो एनर्जी का डिफरेंस हो जाता है इन दोनों ऑर्बिटल्स में। तो इसी वजह से कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी हाई रहती है और कुछ की लो रहती है। तो ये जो बीच का इनका एनर्जी गैप रहता है, इसी को हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ये जो Eg ऑर्बिटल और T2G ऑर्बिटल्स के बीच का एनर्जी का जो गैप है, एक ऑर्बिटल की एनर्जी हाई रहेगी और एक की एनर्जी लो रहेगी, तो जो बीच का एनर्जी गैप है दैट इज़ कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और इस एनर्जी को हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। जब ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी को हम लोग पढ़ते हैं तब उसको डेल्टा ओ लिखते हैं, और जब टेट्राहेड्रल की एनर्जी को हम लोग पढ़ते हैं तो डेल्टा टी लिखते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को तीन फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं। इन्हीं तीन फैक्टर्स पर ही ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है। फर्स्ट जो है वो है नेचर ऑफ लिगैंड। यही आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। नेचर ऑफ लिगैंड में जो अप्रोचिंग लिगैंड है, जो लिगैंड आ रहा है, बॉन्डिंग बना रहा है सेंट्रल मेटल आयन के साथ में, वो उसका नेचर कैसा है, वो लो फील्ड लिगैंड है या हाई फील्ड लिगैंड है, कैसा स्ट्रॉन्ग लिगैंड है या फिर वीक लिगैंड है, कैसा लिगैंड है, ये उस पर डिपेंड करता है। जैसा लिगैंड होगा वैसी ही स्प्लिटिंग होगी। सेकंड है इसमें चार्ज ऑन मेटल। मेटल पर चार्ज कैसा है, मेटल का जो चार्ज है वो भी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को प्रभावित करता है। थर्ड है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मीन्स जो ऑर्बिट, जो मेन जो मुख्य कक्षा होती है उसका जो नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो भी डिफाइन करता है कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को वो भी जो है प्रभावित करता है। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे CFSE जो कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो भी इंक्रीज करती जाती है। फर्स्ट केस हम लोग लेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैसे स्टडी करते हैं। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी यहाँ पर क्या होगा, Eg और T2G सेट के बीच का जो एनर्जी गैप है वही इसमें क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है। चूँकि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि इसमें जो Eg सेट होता है उसकी एनर्जी हाई होती है। मीन्स कि इसमें जो dx² - y² है और जो dz² ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी हाई हो जाती है, क्योंकि ये इनका जो एक्सिस है, इसी एक्सिस पर ही लिगैंड आ करके अप्रोच करता है, उसी एक्सिस पर ही बॉन्ड बनाता है। इसीलिए ड्यू टू रिपल्शन इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो इसीलिए T2G सेट और Eg सेट में स्प्लिटिंग हो जाती है। तो और इस स्प्लिटिंग के कारण जो बीच का एनर्जी गैप है दैट इज़ कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। यही हमें यहाँ पर देखना है ऑक्टाहेड्रल के केस में। तो अब चलिए मान लीजिए अगर हम सबसे पहला केस लेते हैं D1 का केस, मीन्स कि ऐसा सेंट्रल मेटल आयन जिसमें कि D में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा कि वो जो लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिटल है उसी में सबसे पहले जा कर के फिल होता है, तो वो T2G में चला जाएगा। उसी तरह से अगर D2 वाला लेते हैं तो वो भी T2G में ही जाएगा। D3 भी जब हम लेंगे तो वो भी T2G में ही जाएगा, क्योंकि ये T2G के पास 3 ऑर्बिटल्स हैं
तो हुन्स के रूल के अकॉर्डिंग पहले जो है लोअर एनर्जी वाले में जाएंगे और सारे इलेक्ट्रॉन, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सारे पहले फिल होंगे। उसके बाद से जब अगर हम D4 का केस देखते हैं तो D4 में क्या होता है कि चौथा इलेक्ट्रॉन आया। अब इसी चौथे इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो Eg ऑर्बिटल में जाएगा या फिर T2G ऑर्बिटल में ही किसी इलेक्ट्रॉन के साथ में पेयरिंग करेगा। तो ये डिपेंड करता है अब इस बात पर कि जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, मतलब कि जो Eg और T2G सेट के बीच का जो गैप है एनर्जी का, वो कम है या फिर ज़्यादा है। अगर एनर्जी गैप कम होगा, अगर Eg सेट और T2G सेट के बीच का एनर्जी गैप कम होगा, तब तो ये जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो Eg सेट में चला जाएगा। लेकिन अगर यही एनर्जी गैप ज़्यादा होगा, तब क्या होगा कि वो जंप नहीं कर पाएगा और T2G सेट में ही रह करके एक इलेक्ट्रॉन के साथ में पेयरिंग कर लेगा। जब वीक फील्ड केस होता है, मींस कि जब वीक लिगैंड सेंट्रल मेटल आयन के साथ में अटैच होते हैं तो पूरा वीक फील्ड रहेगा। तो वीक फील्ड के केस में क्या होगा कि एनर्जी गैप जो है वो कम रहेगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कम रहेगी। तो उस केस में जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके Eg सेट में चला जाता है। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, मींस कि जब स्ट्रॉन्ग लिगैंड रहेगा, तब क्या होगा कि एनर्जी गैप ज़्यादा रहेगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज़्यादा रहेगी। तो जो ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन है इसके पास पॉसिबिलिटी नहीं होती है जंप करने की, और ये फिर क्या करता है T2G ऑर्बिटल में ही रहता है और किसी इलेक्ट्रॉन के साथ में पेयरिंग कर लेता है। तो वीक फील्ड के केस में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे और Eg सेट में भी इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में पेयरिंग हो जाती है और फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है वो T2G सेट में ही रहता है। जैसा कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर वीडियो में देखा था कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान 10dQ होता है। तो यही हम लोग देखेंगे कि ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में CFSE कैसे चेंज होता है और CFSE का क्या मान रहता है। तो यहाँ पर एक हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिया है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में उसके सेंट्रल मेटल आयन का। तो पहले तो उसके d ऑर्बिटल्स जो थे वो ग्राउंड स्टेट में थे और सभी में डीजेनरेसी थी। फिर जैसे ही लिगैंड ने अप्रोच किया तो डीजेनरेसी इनकी बढ़ी थोड़ी सी, लेकिन जब लिगैंड आ करके अटैच होते हैं तो अटैच होने के बाद से क्या होगा कि Eg ऑर्बिटल्स की एनर्जी हाई हो जाएगी और T2G ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो जाएगी। इनके बीच का जो Eg और T2G के बीच का जो एनर्जी गैप है दैट इज़ कॉल्ड एज CFSE एंड इट्स वैल्यू इज़ 10dQ। तो ये जो 10dQ है इसी को हम लोग देखेंगे कि कैसे कहाँ पे ये कम हो रहा है इसका मान और कहाँ पे इसका मान ज़्यादा हो रहा है। तो पहले तो ऑर्बिटल डीजेनरेट रहते हैं, तो इस डीजेनरेट ऑर्बिटल की एनर्जी का जो मान रहता है लिगैंड के अटैच होने के बाद से जो इसके Eg ऑर्बिटल की एनर्जी हाई हो जाती है, तो जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मान रहता है CFSE का, उससे उसी के कंपैरिजन में ही हम देखते हैं कि CFSE का मान हाई हुआ है या फिर लो हुआ है। T2G ऑर्बिटल्स की एनर्जी स्प्लिटिंग होने पर डीजेनरेट ऑर्बिटल की एनर्जी से 4dQ या फिर 0.4 डेल्टा या फिर 2/5 डेल्टा इतनी एनर्जी कम होती है डीजेनरेट ऑर्बिटल से। उसी तरह से Eg ऑर्बिटल्स की एनर्जी 6dQ या फिर 0.6 डेल्टा या फिर 3/5 डेल्टा इतनी ही एनर्जी हाई होती है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में। अब अगर वीक फील्ड की स्प्लिटिंग और स्ट्रॉन्ग फील्ड की स्प्लिटिंग को कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि वीक फील्ड में स्प्लिटिंग कम होती है, इसलिए इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी कम रहती है। वहीं स्ट्रॉन्ग फील्ड में स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है, इसलिए उसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा रहती है। वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड कब होगा ये तो आप लोग जानते ही हैं कि जब वीक लिगैंड अप्रोच करेगा तो वीक फील्ड होगी और जब स्ट्रॉन्ग लिगैंड अप्रोच करेगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी। अब वीक फील्ड को देखते हैं। वीक फील्ड के केस में जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है वो पेयरिंग एनर्जी से कम रहती है। तो चूंकि पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स
लोअर ऑर्बिटल में पेयर नहीं हो पाते हैं और वो अपर ऑर्बिटल में चले जाते हैं, ईजी ऑर्बिटल में जाना प्रेफर करते हैं। उसी के जस्ट अपोजिट स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है और ये पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा रहती है, और चूँकि एनर्जी गैप ज़्यादा है इसलिए इलेक्ट्रॉन्स अपर ऑर्बिटल यानी कि जी और ईजी ऑर्बिटल में ना जा कर के T2G ऑर्बिटल में ही पेयर हो जाते हैं। ये लिगैंड का इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर दिया हुआ है, ये पूरा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को ही फॉलो करता है। अब इस स्टेबिलिटी ऑर्डर को अगर हम देखते हैं तो हमें ये पता लगता है कि जो हेलोजेंस होती हैं वो वीक फील्ड लिगैंड्स होते हैं, और जबकि जो है अमोनिया, साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स होते हैं। नाइट्रोजन एटम जिन भी लिगैंड्स में प्रेजेंट होता है वो लिगैंड्स कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स ही होते हैं। अब जो वीक फील्ड लिगैंड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो जिस भी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं वो उन कॉम्प्लेक्सेस को हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बना देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स उसके पेयर नहीं कर पाते हैं और वो हाई हाई ऑर्बिटल में चले जाते हैं, हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल में चले जाते हैं। अब चूंकि वहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा रहते हैं वीक फील्ड लिगैंड वाले कॉम्प्लेक्सेस में, इसलिए इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स की तरह, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस की तरह बिहेव करते हैं। जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स जहाँ प्रेजेंट होते हैं वो पेयरिंग को प्रमोट करते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड प्रेजेंट होने के कारण क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है पेयरिंग एनर्जी से, तो इसीलिए वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होने लगती है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा पेयर्ड होंगे तो फिर उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी, वो डायामैग्नेटिक होने लगेंगे। एग्जाम्पल में आयरन के दो कॉम्प्लेक्स लिए हैं, एक में आयरन के साथ में वीक फील्ड लिगैंड वाटर मॉलिक्यूल ऐड है, जबकि दूसरे में आयरन के साथ में साइनाइड लिगैंड ऐड है जो कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। अब जिसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड है, चूँकि ये वीक फील्ड लिगैंड है तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जंप कर जाएंगे। अब चूँकि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने के कारण कंपाउंड का मैग्नेटिक नेचर पैरामैग्नेटिक होगा। उसी तरह से स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में क्या होता है, चूँकि साइनाइड लिगैंड स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। लो स्पिन मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में ही रहेंगे, और लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में रहने के कारण ये पेयर्ड होंगे, क्योंकि जब तीन ही ऑर्बिटल ही है तो उसी में ये पेयर्ड होकर के रहेंगे, और जितने ज़्यादा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो कॉम्प्लेक्स का जो मैग्नेटिक नेचर है वो एज अ डायामैग्नेटिक होगा। आयरन के दोनों कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझेंगे। पहले देखिए, जब आयरन सिंपल आयरन का आयन है, जब इसके साथ में कोई भी लिगैंड अटैच नहीं है, तब इसके डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स से टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो इसमें क्या होगा कि फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तरह प्रेजेंट है, और बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है तो ये डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं। लेकिन जब इसके साथ में लिगैंड अटैच होता है, तो फर्स्ट केस देखिए जैसे वाटर मॉलिक्यूल अटैच हुआ है, तो चूंकि ये एक वीक लिगैंड है तो ये क्या करेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स को बनाएगा। मीन्स कि इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपर एनर्जी लेवल में जंप करने के लिए फ्री हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल है उनमें इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा, और उसके बाद से जो इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं वो अपर एनर्जी ऑर्बिटल में भी जंप कर जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की चूँकि नंबर ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा कि ये पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं। उसी तरह से जब आयरन का दूसरा कॉम्प्लेक्स देखिए जिसमें साइनाइड लिगैंड अटैच है, तो चूँकि ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। क्योंकि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन क्यों करेगा, क्योंकि जो है इनकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है
तो ये जंप नहीं कर पाते हैं हायर एनर्जी ऑर्बिटल में, और ये लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में ही रह करके पेयरिंग करते हैं। क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ ज़्यादा हैं, देखिए वाटर मॉलिक्यूल वाले लिगेंड जिसमें अटैच है जिस कॉम्प्लेक्स में, उस कॉम्प्लेक्स से कंपैरिजन में देखिए यहाँ पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, तो इसलिए ये डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स की तरह बिहेव करता है। तो मुझे लगता है कि ये पूरा जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख करके आपको क्लियर हो गया होगा कि वीक फील्ड लिगेंड में क्यों हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है और क्यों ये पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्यों ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं और कैसे ये डायमैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है। यहाँ पर मैंने आपको D1 से लेकर के D10 तक के सारे एग्जाम्पल्स दे दिए हैं, और इनके कैसे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे और कैसे लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे ये भी पूरा दे दिया है। इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। टेट्राहेड्रल लिगेंड फील्ड में CFSE को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता है कि टेट्राहेड्रल के केस में जो लिगेंड्स हैं वो मेटल का जो उसके जो एक्सिस हैं उनके बीच में से अप्रोच करता है। तो चूंकि अब एक्सिस के अलॉन्ग नहीं अप्रोच करता है तो इसलिए इसकी जो स्प्लिटिंग है वो कम होती है, और जब स्प्लिटिंग कम होगी तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी कम रहेगी, और ये जो CFSE की कम वैल्यू होती है ये पेयरिंग एनर्जी से भी कम रहती है। और टेट्राहेड्रल और यदि ऑक्टाहेड्रल को हम कंपेयर करते हैं तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की CFSE ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की CFSE से तो कम होती ही है, लेकिन अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो जो टेट्राहेड्रल की CFSE होती है वो ऑक्टाहेड्रल के CFSE का 4/9 पार्ट होती है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो हमेशा ही हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि अब चूंकि ये CFSE कम है, पेयरिंग एनर्जी से कम होती है और एनर्जी गैप कम है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा जो है वो जंप कर जाएंगे हायर ऑर्बिटल में, हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में। तो हमेशा ही ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस को ही का फॉर्मेशन करते हैं। अगर कभी भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आकर के अटैच होता है या अप्रोच करता है, तब जो टेट्राहेड्रल जो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स होता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो फिर वो क्या करता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के बजाय फिर वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को ज़्यादा फेवर करता है। मोस्टली सभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का कोई ना कोई कलर होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम से जिस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर को वो रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इस पूरे के पीछे रीज़न ये है कि जब भी d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो एक्साइटेड हो जाते हैं, और एक्साइटेड होने के बाद से वो हायर ऑर्बिटल में जंप कर जाते हैं, और वहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स रुकने के बाद से वापस से ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। लेकिन जब वो हायर एनर्जी लेवल से एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो उस टाइम पे वो एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, और जो ये एनर्जी को रिलीज़ करते हैं ये कलर के फॉर्म में हमें दिखती है। अब जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए जैसे कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, ये विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम से येलो कलर को तो एब्जॉर्ब करता है लेकिन एक्चुअली में ये हमें वॉयलेट कलर का दिखता है। उसी तरह से कोबाल्ट का ही दूसरा कॉम्प्लेक्स है, वो ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करता है लेकिन वो हमें रेड कलर का दिखता है। तो ये बेसिकली कलर का जो बेसिक रीज़न है वो सिर्फ d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स का जंप करना ही है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जंप करना और वहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स रुक करके वापस से ग्राउंड स्टेट में आ जाना, और इसी बीच में वो एनर्जी को रिलीज़ कर देते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम लोग देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जंप करता है। अब देखिए, यदि जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, अगर इस d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो रही है तो उसका कुछ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी, डेल्टा की कुछ वैल्यू होगी। तो ये जो CFSE की वैल्यू है, अगर ये
जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है इस एनर्जी के बराबर होगी। मींस कि जो फोटोन बंडल ऑफ एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर रहा है, अगर उस एनर्जी के बराबर CFSE होगी तो जो ये ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये जंप करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और फिर वहाँ पर कुछ समय रुक करके और फिर वापस से एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा और इसी बीच में वो एनर्जी को रिलीज़ कर देता है। अब जो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये किस कलर रेंज के किस वेवलेंथ वाली एनर्जी को ये एब्जॉर्ब कर रहा है और ये इस पर भी डिपेंड करता है कि CFSE कितना है। और चूंकि आप लोग जानते हैं कि CFSE अगेन डिपेंड करती है स्प्लिटिंग पर, जितनी ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी उतना ज़्यादा CFSE होगा और फिर उतनी ही ज़्यादा हाई रेंज में एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होगा। मींस कि कलर उसी तरह से कलर भी चेंज होते जाते हैं, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग कलर भी चेंज होते हैं। तो जिस वेवलेंथ वाली एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है और उसी के कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी को वो रिलीज़ करेगा, इसीलिए हमें एब्जॉर्ब किए हुए कलर से कॉम्प्लीमेंट्री कलर ही हमें दिखता है। CFSE और इलेक्ट्रॉन के ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के पूरे कंसेप्ट को समझाने के लिए यहाँ पर हमने क्रोमियम के 4 कॉम्प्लेक्सेस को लिया है, जिसमें क्रोमियम सेंट्रल मेटल आयन है और उससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स अटैच हैं। जैसे पहले में फ्लोराइड अटैच है जो कि वीक फील्ड लिगेंड है, दूसरे में वाटर मॉलिक्यूल है, तीसरे में अमोनिया है और चौथे में साइनाइड है। ये पूरे लिगैंड की स्टेबिलिटी के बढ़ते हुए ऑर्डर में है ये। जैसे कि अभी आपने पीछे लिगैंड की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखा था, उसी ऑर्डर में ये सारे अरेंज हैं। अब देखिए जो सबसे फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें फ्लोराइड अटैच है, इसमें जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो कम है क्योंकि यहाँ पर स्प्लिटिंग कम हो रही है दोनों के बीच। ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच का जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल और जो हाई एनर्जी ऑर्बिटल है दोनों के बीच का गैप कम है, स्प्लिटिंग कम हो रही है तो CFSE कम होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड होने के लिए अपर ऑर्बिटल में जाने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी। तो ये कम एनर्जी वाला जो कलर होगा उसकी जो वेवलेंथ होगी वो वाली एनर्जी को ये अब्जॉर्ब करेगा। उसी तरह से वाटर में देखिए यहाँ पर ये फ्लोराइड के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर स्प्लिटिंग ज़्यादा हो रही है, CFSE ज़्यादा होगी, तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन वो भी थोड़ा सा ज़्यादा होगी। इसीलिए जो पहले जब फ्लोराइड था तो ग्रीन कलर था कॉम्प्लेक्स का कलर, और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल उसी क्रोमियम से वाटर मॉलिक्यूल जब अटैच हो रहा है तब फिर उसका कलर वॉयलेट हो जा रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर वो ज़्यादा वेवलेंथ वाली एनर्जी को इलेक्ट्रॉन जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। उसी तरह से तीसरे एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर अब अमोनिया है। अमोनिया जो कि अगेन वाटर से कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो स्प्लिटिंग भी ज़्यादा होगी, स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी तो CFSE ज़्यादा होगा, डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा आएगी। डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो फिर क्या करता है हायर लैम्डा वाली वैल्यू को और उसके करस्पॉन्डिंग जो कलर है उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है उसको वो एब्जॉर्ब करता है और एक्साइटेड स्टेट में जाता है और उसके बाद से फिर वहाँ से वापस आते समय एनर्जी को वो रिलीज़ करता है। उसी तरह से हम चौथा केस देखेंगे जिसमें कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड अटैच है जो कि साइनाइड है। तो साइनाइड के केस में क्या होगा, चूंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो स्प्लिटिंग यहाँ पर और ज़्यादा होगी और स्प्लिटिंग ज़्यादा होने के कारण वही है CFSE की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि फिर और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए क्रोमियम वही है लेकिन क्या हो रहा है कि कलर डिफरेंट होते चले जा रहे हैं। और कलर डिफरेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू वेरिएट करती चली जा रही है। ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होने के कारण वो डिफरेंट हायर एनर्जी वैल्यू वाले लैम्डा को के करस्पॉन्डिंग एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करता है और फिर उसी के करस्पॉन्डिंग वो एनर्जी को रिलीज़ करता है, जिसके कारण हमें डिफरेंट कलर्स मिलते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने क्रोमियम का एग्जाम्पल देखा, वैसे ही यहाँ पर कोबाल्ट के एग्जाम्पल को देखेंगे। इसमें भी
कोबाल्ट आयन के साथ में कई सारे लिगेंड्स अटैच हैं और ये लिगेंड जो है वीक लिगेंड से स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, वैसे वैसे हायर एनर्जी बैंड की तरफ कलर्स भी मूव करते जाएंगे। तो देखिए सेम कोबाल्ट आयन है लेकिन डिफरेंट लिगेंड होने के कारण जो एब्जॉर्ब लाइट का कलर है वो डिफरेंट है और जो फाइनली कॉम्प्लेक्स का कलर हमें मिल रहा है वो भी डिफरेंट है।